Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I'll be your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार एंड दिल्ली बोर्ड. डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नीचे ई बुक्स एंड ई नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, और वो भी एग्रीकल्चर चैप्टर में. तो मतलब इस रिफॉर्म्स इज लाइक इम्प्रूवमेंट्स. अब वो इम्प्रूवमेंट्स किसके वाया आए हैं? लॉज के वाया भी आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के वाया भी आ सकते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के वाया भी आ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया इंडस्ट्रीज का तो एग्रीकल्चर इंप्रूव हो गया. तो रिफॉर्म्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल, अपन आज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से पढ़ेंगे. इंस्टीट्यूशनल में अपने ये आ जाएंगे लॉज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे लॉज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स लाके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया है वाया सिंस इंडिपेंडेंस अपना 1947 से अभी तक. कितने क्या लॉज आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं एग्रीकल्चर में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में. ओके, हेडिंग का मतलब समझा दिया मैंने. अब अपन फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी सीबीएसई बुक में जो मेंशन्ड है. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of ages. मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम्पल देके आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि 2600 BCE में तब कॉटन ग्रो होता था एंड तब फर्स्ट एग्रीकल्चर. जो कॉटन किससे ग्रो होएगा? एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो होएगा ना. ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होता है तो एग्रीकल्चर करेंगे तब कॉटन ग्रो होगा, फिर उससे कॉटन फैब्रिक बनेगा. तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन थी इंट्रोडक्शन में वो यही कहती थी कि एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यही ये सेंटेंस बताना चाह रहा है. Sustained uses of land without, this शब्द is very important, compatible techno-institutional changes have hindered the pace of technology agricultural development. ये बोल रहे हैं कि sustain जो है वो reforms जो हैं वो place में नहीं आए हैं. Be it टेक्नो एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, मतलब टेक्नोलॉजी के सेंस में भी एंड इंस्टीट्यूशनल मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस इतने अच्छे से हो नहीं पाए हैं. सस्टेन नहीं है मतलब बहुत हर बार नहीं किया, हर साल नहीं किए. सस्टेन मतलब जैसे हर डेकेड्स में चेंजेस होने चाहिए जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो एग्रीकल्चर का. तो वो अपना सस्टेन्ड प्रोसेस नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया है? हिंडर किया है. एंड क्या हिंडर किया है? पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. ये ग्राफ होता है, जिस तरह एग्रीकल्चर की ग्रोथ ऐसे जानी चाहिए थी सिंस हर डिकेड अगर अपना सस्टेन्ड इंक्रीज होता, बट अपना ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे गया है. ठीक है, मतलब कभी कभार अच्छी प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ है, कभी बहुत ही कम हुआ है. तो अपन एग्रीकल्चर इंपोर्ट नेशन बन गया, मतलब बाहर से अपन आइटम्स जो है फूड आइटम्स, इवन बेसिक नीड आइटम्स, अनियन, पोटैटो, कैबेज, एवरीथिंग वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर नेशंस. ओके, इसका ये मतलब है. In spite of development of sources of irrigation, this is very important, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. मैंने क्या बताया था कि like 60% of our population किस पे dependent है? Agriculture पे. and ये sentence क्या बोल रहा है? Agriculture का main part क्या है? आप बिना पानी के कुछ क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते. दिस इज द एसेंस ऑफ एग्रीकल्चर. कुछ भी क्रॉप ग्रो करने के लिए यू नीड वाटर एंड वाटर इज अ नेसेसिटी. एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए भी नहीं, एक सिंपल ह्यूमन के लिए भी, हमारे लिए, आपके लिए, आप सबको वाटर की रिक्वायरमेंट डेली होती है. लाइक 304 लीटर यू नीड टू ड्रिंक इट टू हैव अ सस्टेन्ड वेल हेल्दी लाइफ. इसीलिए ये भी यही बोलते हैं कि क्रॉप्स को भी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स जरूर रहती है. बट इंडिया में जो है मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स किस पे डिपेंडेंट है? मॉनसून रेनफॉल पे. दैट इज कितने मंथ्स आती है मॉनसून रेनफॉल? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर में तो चली जाती है, लाइक होती ही नहीं है. तो मेजॉरिटी ऑफ द 3 मंथ्स सिर्फ अपन को प्रॉपर मॉनसून रेनफॉल मिलती है. वो भी हर दिन नहीं मिलती है, लाइक बहुत रेनफॉल ब्रेक्स भी हो जाते हैं. तो उसमें इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो
उस जोन में मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स अपने खारिफ क्रॉप हैं जिनको वाटर रिक्वायरमेंट्स चाहिए रहती है इंडिया में, एंड अगर उस टाइम पे अपन मॉनसून पे डिपेंडेंट है तो अपनी एग्रीकल्चर पेस ऑफ डेवलपमेंट तो हैम्पर करेगी, राइट। इसका यही सेंटेंस है कि जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून पे ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इरिगेशन क्या होता है? लैंड है। अब इरिगेशन बहुत टाइप्स का हो सकता है, मैं ड्रिप इरिगेशन पढ़ा देती हूँ। ड्रिप मतलब ये सैपलिंग्स है जैसे लैंड, ठीक है, और ये ड्रिप जा रही है, एक पाइप जा रहा है एंड ये उसमें से एक स्मॉल पाइप निकल रहा है जो सिर्फ ड्रिप ड्रिप करके जो रूट्स हैं क्रॉप के रूट पर उसे वो 1-2 ड्रॉप्स पानी दे रहा है जिससे वो इरिगेट हो रहा है अपना क्रॉप। ओके, ड्रिप एक एग्जांपल है ये इरिगेशन का, विच इज योर ड्रिप इरिगेशन। तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज, ऐसे ही कनाल इरिगेशन हो जाता है। कनाल इरिगेशन में क्या होता है, कलर चेंज करके लेट मी जस्ट टेल यू। जैसे एक लैंड है, अब बीच में कनाल्स निकाल दी, अब कनाल्स को फ्लड करेंगे, मतलब ज्यादा पानी भेजेंगे यहां से, ठीक है, जिससे वो फ्लड करेंगी तो स्पिल करेंगी वाटर, स्पिल करेंगी तो क्या होएगा, लैंड इरिगेट होगा। अब ये फैसिलिटी सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल होगी, ठीक है, साउथ इंडिया में थोड़ी बहुत कम होंगी, तो ये ऑल ओवर इंडिया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसके कारण जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स है किस पे डिपेंडेंट है, अगेन मॉनसून पे। ओके, नाउ for a growing population this possess a serious challenge। इंडिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है प्रेजेंट में? इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव एक्चुअली सक्सीडेड चाइना। चाइना को अपन ने पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में, एंड पिछले साल की बात है, मतलब रिसेंट की बात है कि इंडिया जो है इट्स द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री। It's the most populous country with a population of कितनी, 140 करोड़। तो इतनी पॉपुलेशन जिस तेजी से ग्रो हो रही है उतना अपना एग्रीकल्चर उस पेस से डेवलप हो रहा है, उतनी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है अपने पास, उतने लॉज एंड रिफॉर्म्स दिए जा रहे हैं। तो ये हेडिंग जस्ट उसको अपन एक्सप्लेन में एंड डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जस्टिफाई कर रहा है नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, एंड ये भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%, ये मैंने बता दिया था, ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये नीड बता रहे हैं कि क्यों चाहिए अपन को सीरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो यहाँ एंड पिछली वाली स्लाइड में भी ये इंट्रोडक्शन था मेजर। ओके, नाउ क्या रिफॉर्म्स आए हैं अब अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट अपने पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। collectivism, consolidation of holdings. Third is cooperation and abolition of zamindari were given priority of to bring about institutional reforms in the country after independence. अब मैं एक एक अच्छे से पढ़ाऊंगी, पहले जमींदारी से पढ़ते हैं। तो जमींदारी क्या होता है? अपन ने जमींदारी को क्या अबॉलिश किया, बट जमींदारी इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? मुगल्स ने क्या किया, ये एक विलेज है, एक जमीन है, बड़ी सी जमीन है, और ये जमींदार है, जमींदार असाइन कर दिया। अब जमींदार से बोला कि तुम हमें रेवेन्यू दो। किसको देगा ये? रूलर को। रूलर को कोई मतलब नहीं है जमीन से। ओके, रूलर को किससे मतलब है? रेवेन्यू से। एंड रेवेन्यू कौन देगा उसे? जमींदार देगा। एंड जमींदार कैसे देगा? वो क्या करेगा? रैयत, पीजेंट्स एम्प्लॉय करेगा इस फील्ड में, ठीक है, एंड उनको एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि ये जो रेवेन्यू होता था वो बहुत हाई रेवेन्यू होता था। सो हाई रेवेन्यू के कारण जो है वो रैयत अंडर प्रेशर थे, वो प्रोडक्शन इतना कर रहे थे जितनी उस लैंड की कैपेसिटी नहीं थी, उतनी फर्टिलिटी नहीं थी। तो रैयत क्या होते थे? वो मनी लेंडर से लोन लेते थे एंड वो डेट में चले गए थे। फिर क्या करता था जमींदार? वो लठियाल्स जो था, लठियाल्स मतलब
गूंस और गूंस और मतलब मारने के लिए दे यूज टू एम्प्लॉय लठियाल्स, एंड लठियाल्स रैयत से एक्सट्रैक्ट करते थे फिर रेवेन्यू। अब रेवेन्यू रैयत ने दे दिया, बट रैयत ऑब्वियसली ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन, एंड जो अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ना वो पॉवर्टी में है, दैट इज मेजर गरीब है आज भी इंडिया में। दैट्स व्हाई व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद कि हम अबॉलिशन ऑफ जमींदारी करेंगे, मतलब ये वाले पूरे सिस्टम को वील जस्ट क्रॉस इट आउट। ओके, नाउ कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इसका सिमिलर मीनिंग है कि लाइक आफ्टर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस राइट टू इनहेरिटेंस अपन आगे में पढ़ेंगे कि वो एक एक्ट था, एंड बिफोर इवन इंडिपेंडेंस एक बड़ा सा जो लैंड होता था उसके बहुत मल्टीपल डिविजन्स हो जाते थे राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण या फिर बहुत चीज़ों के कारण, उसको एक फिर से कलेक्टिव यूनिट में कैसे लाया जाए, तो ये रिफॉर्म्स लिए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। कलेक्टिव लैंड होल्डिंग कैसे लाया जाए आफ्टर 1947, मतलब कि ऑलरेडी जो बिखर चुके हैं लैंड्स उसको फिर से एक यूनिट में कैसे लाया जाए, दीज वर द मेन एम्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या होता है, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था कि व्हाट गवर्नमेंट अडॉप्टेड कि वो हर 5 साल एक 5 ईयर प्लान निकालते थे, एंड वो कौन निकालता था, प्लानिंग कमीशन। तब की जो आज नीति आयोग है ना, 2014 या 14 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, दे रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विथ नीति आयोग। तो अब प्लानिंग कमीशन जो है वो स्क्रैप आउट हो चुकी है, बट कब तक चली है, 2014 तक चली, एंड हर 5 साल में, ये इंडिपेंडेंस से स्टार्टिंग है 1947 से, हर 5 साल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकालते थे। एंड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका फर्स्ट मोटिव ही क्या रखा है, सिंस अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तब भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी, इसीलिए फर्स्ट ही उसका मोटिव था लैंड रिफॉर्म करो, पहले इसको एग्रीकल्चर को इंप्रूव करो। ओके, The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings. इसका मैंने पहले भी मीनिंग बता दिया था। Necessitating consolidation of holdings. एक फैमिली है, एक दादाजी है, उनकी एक लैंड की प्रॉपर्टी है, इनके 4 बच्चे होते हैं। ओके, सोनू, मोनू, टीटू एंड स्वीटी। अब ये जो बड़ा सा लैंड है उसके 4 हिस्से हो गए, स्वीटी को ये वाला पोर्शन मिलेगा। अब स्वीटी के भी 3 या 2 बच्चे हो सकते हैं, अब इसके अलग 3 डिविजन्स होंगे फिर, ठीक है, या 2 डिविजन्स हो सकते हैं। ओके, तो वही है कि ये जो फ्रैगमेंटेड लैंड्स थे उसको कंसोलिडेट करना वाज द मेन एम ऑफ आवर गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जिसने बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी उसको अपन को रिवर्स करना था, हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। मैंने क्या बताया, राइट ऑफ इनहेरिटेंस ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, ठीक है, नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब क्या जरूरत है, फिर से वही एक बड़ा सा लैंड चाहिए अपन को। The laws of land reforms were enacted but the implementation was lacking or lukewarm. मतलब laws जो थे of land reform were enacted. लैंड रिफॉर्म्स के लॉज जो थे वो इनैक्ट हुए थे, बट क्या थे वो, दे वर लैकिंग और लूकवार्म, मतलब कि हल्के से गर्म थे, दे वर नॉट, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था उनका, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, किसी स्टेट में अच्छे से हो रहे थे, किसी स्टेट में नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s. अब क्यों हुआ ये 1960s and 70s? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री क्यों थी, क्या थी। 1960s एंड 70s में इंडिया वाज फाइटिंग इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान वॉर पैरेलली, ठीक है, वी वो फाइटिंग की, जहां बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर को ही इंडो पाकिस्तान वॉर भी बोलते हैं। एंड उस समय एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग नेशन था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे इंडिया वो इंपोर्ट करता था बाहर से। एंड सिंस इंडिया जब वॉर लड़ रहा था तो बहुत सारी जहां से कंट्रीज से फूड आइटम्स वी यूज टू इंपोर्ट, उन लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए थे। अब इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं था, उसको अपनी पॉपुलेशन को फीड करना है, आर्मी भी एक साइड में, अपन को वॉर भी लड़नी है, तो वी हैड नथिंग बट द चॉइस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, जो आजकल बहुत चलता है ना, आत्मनिर्भर भारत। तो अपन को सेल्फ रिलायंस का बेस्ट एग्जांपल था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1960s एंड 1970s में कौन लाया था,
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कहता है? एमएस स्वामीनाथन, जिनकी अभी रिसेंट में डेथ भी हुई है। स्वामी एमएस स्वामीनाथन लाए थे। ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s एंड 70s। एंड कहाँ लाए थे ये? पंजाब एंड हरियाणा, नॉर्थ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, ये वाले पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन कैनाल फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल थी। ओके, अब डिटेल में अपन ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी क्या होता है? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो थी मेक्सिको से लाई गई थी। मेक्सिको में इन्हें बनाया गया था। और किसकी थी ये? राइस की एंड वीट की। बस इनका रिक्वायरमेंट क्या था कि इन्हें अच्छी इरिगेशन चाहिए। इरिगेशन, वाटर अवेबिलिटी, जिस एरिया में इंट्रोड्यूस होंगी वहां पे वाटर अवेबिलिटी शुड बी हाई। तो पैकेज टेक्नोलॉजी थी कि एक तो सीड्स HYV होगी, लाइक हाई यील्डिंग वेराइटी होगी, प्लस राइस एंड वीट की होगी जो स्टेपल फूड क्रॉप थे तब इंडिया के, प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज। तो 3 पैकेज टेक्नोलॉजी। एंड द व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये किसके लिए था? टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन जो था, क्योंकि मिल्क भी अपनी प्रॉपर इंडियन डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिंस, तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लाया गया था? व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट इज योर ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं उसे। व्हाट सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इंप्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, दैट इज फर्स्ट इज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड इज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। But this too led to concentration of development in few selected areas. That means मैंने क्या बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? ये वाले एरिया में, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब ये वाला एरिया का क्या? इनमें तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। एग्रीकल्चर यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ तो कुछ इंप्रूवमेंट्स ला ही नहीं जा रहे हैं, राइट? तो ये स्टेटमेंट बताता है कि रीजनल डिस्पैरिटी, एक टर्म है, इंक्रीज हो गई। किसके कारण? ग्रीन रेवोल्यूशन। हरियाणा, पंजाब जो है वो एरिया एज अ डेवलप हो गया ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के टर्म्स में हरियाणा, पंजाब बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। दिस लेड टू few selected areas being developed. Now, therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land reforms, इससे परेशान होके, since fragmentation हो रहा था all over India, सिर्फ कुछ states जो थे वो develop हो रहे थे, उससे परेशान होके अब 1980s आता है and 1990s, a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technical reforms. इन सब चीज़ों से परेशान हो गए कि फ्रैगमेंटेड अपनी जो है डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, कहीं कहीं जगह हो रहा है, पंजाब हरियाणा वाले स्टेट्स में हो रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में नहीं हो रहा है। इसके कारण ऑल ओवर इंडिया के लिए जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स कब लाए गए थे? 1980s एंड 1990s में। ओके, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्या लाए गए थे हम 90s, ये कब आया? 1980s एंड 1990s में। अब क्या क्या थे? क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप भी हाईलाइटर से जो है अपनी एनसीईआरटी या सीबीएसई जो बुक है उसमें हाईलाइट कर लेना। ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका बेस्ट एग्जांपल इज अमूल। जब ओरिजिनेट हुआ था अमूल जो है गुजरात में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ, लोग साथ में आए थे। अमूल क्या है? डेयरी प्रोडक्ट की एक इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी कोऑपरेटिव फार्म है वो, ठीक है। तो वो वहाँ के जो सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स थे या फिर जो मिल्क या डेयरी का प्रोडक्ट्स की सेल करते थे, दे केम टुगेदर एंड दे एस्टैब्लिश्ड अमूल। Okay, the best example of cooperative society. And banks were providing loan facilities to farmers at lower rates of interest. मतलब कम इंटरेस्ट पे उनको लोन दिए जाए थे फार्मर्स को. Were some important steps in the direction. Okay, so first, second, third and fourth, ये वाला point. Banks were providing loan.
these 4 फैसिलिटीज जो थे वो इंट्रोड्यूस हुई थी कब? 1980s एंड 1990s में। एंड क्या थी ये? टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्यों आई थी? क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी हो रही थी, क्योंकि 1960s एंड 70s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसने बहुत ज़्यादा इंडिया में कहीं कहीं जगह डेवलपमेंट किया था। अब ये ऑल ओवर इंडिया के लिए थी, ठीक है, याद रखना, ऑल ओवर इंडिया को बेनिफिट करने के लिए थी। ग्रामीण बैंक्स क्या होते हैं? लोन देते हैं। ग्रामीण से आप समझते हैं कि एग्रीकल्चरल लोन, एग्री लोन्स के लिए जो है बैंक्स डेवलप किए गए थे, ओके, एंड रूरल एरियाज में सिचुएटेड थे ये। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया, अमूल, गुजरात में जो बना था। एंड क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप अगर फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन एंड फायर एंड डिजीज, तो क्रॉप इंश्योरेंस जो था वो मिलता था फार्मर्स को, ओके। एंड ये तो मैंने बता दिया कि लोअर, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन दिया जाता था, जिससे वो मोटिवेट हुए और क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या पढ़ेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये कब आए थे? आफ्टर 1990s। ये आज भी काफी न्यूज में रहता है, बिकॉज किसान क्रेडिट कार्ड क्यों आए थे? किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए आए थे कि लोन्स जो थे अवेलेबल हो जाए, क्रेडिट, जिससे फार्मर्स जो होते हैं ना, जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जो बहुत गरीब पुअर होते हैं, उनको इजी अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, पैसे की इजी अवेबिलिटी हो जाए, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने आफ्टर 1990s। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम क्यों आई थी? क्योंकि कभी कभार पर्सनल एक्सीडेंट हो जाते हैं, जब किसान मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके इंश्योरेंस स्कीम के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। नाउ आर सम ऑफ द schemes introduced by the government of India to benefit who? The farmers, okay, clear है ये? Now moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers, let me underline ये important words हैं, were introduced on radio and television। देखो गांव में इतनी टीवी तो अवेलेबल नहीं होती है, आपने मेजर सुना होगा कि वो क्रिकेट मूवीज में दिखा देगी, क्रिकेट भी वो लोग रेडियो पे सुनते हैं एंड ऑल। तो मेजर जो इंग्रेडिएंट जो बेसिक रहता है ना एग्रीकल्चर का, दैट्स योर वेदर, कि आज का वेदर क्या है। अगर किसान को पता रहेगा ना कि आज बारिश बहुत तेज होने वाली है, आज तूफान आने वाला है, तो ही विल बी प्रिपेयर्ड, वो बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स निकालने लगे, कहां पे? टेलीविजन पे एंड रेडियो पे, ओके। नाउ थर्ड, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम MSP कहते हैं, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by the speculators and middlemen। अब यहां पे 3 शब्द हैं, ओके। नाउ सो फर्स्ट शब्द क्या है अपना? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेकेंड है अपना रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसे अपन फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस भी कहते हैं, ओके, FRP। ये बहुत न्यूज में भी रहता है एंड यू शुड नो इनके डिफरेंसेस की क्या मीनिंग है इनका, ओके। थर्ड है अपना प्रोक्योरमेंट प्राइस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। अगर कभी MSP पे क्वेश्चन आ गया ना, ये डायग्राम आपने बना दिया ना, टीचर इतने इंप्रेस हो जाएगी एंड दे विल गिव यू 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ओनली, ओके, ठीक है। गवर्नमेंट, नाउ फार्मर्स गवर्नमेंट को क्या देंगे? सेल प्रोड्यूस। गवर्नमेंट क्या देगी फार्मर्स को? MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP क्या है? दैट्स अ क्रॉप, जो एक क्रॉप फार्मर उगा रहा है ना, उसको मिनिमम सपोर्ट मतलब इतना प्राइस तो देना ही है। तो गवर्नमेंट जब फार्मर से खरीदेगी कुछ प्रोड्यूस, सेल प्रोड्यूस,
तो वो कुछ मिनिमम सपोर्ट तो देगी जिससे वो मिडिलमैन एंड स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट किसको ना कर पाए, फार्मर्स को। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय करेगी फार्मर्स से उनके प्रोड्यूस एंड क्या देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये कब होता है, दिस इज अनाउंस, ये गवर्नमेंट कब अनाउंस करती है, बिफोर सोइंग सीजन, जब सीड्स डलती है ना उसके जस्ट पहले के सीजन में गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है। कितने क्रॉप्स पे होता है एमएसपी अनाउंस, ये सब आएगा नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि क्या इंपॉर्टेंस होता है एमएसपी का, ठीक है। सो 22 क्रॉप्स पे प्रेजेंटली एमएसपी दी जाती है। नाउ कम्स फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये सिर्फ एक क्रॉप पे दी जाती है, दैट इज योर शुगर केन। ये इतना डिटेल में वी वोंट स्टडी, डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंट है एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस का। ओके, प्रोक्योरमेंट प्राइस कब अनाउंस होता है, आफ्टर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट आपकी फसल कट गई है, अब क्यों अनाउंस हुआ है, बिकॉज समटाइम्स फार्मर्स का क्या होता है कि लोग बाय नहीं करते, मिडिल मैन बाय नहीं करते, या जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बाय नहीं करते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करेगी आफ्टर हार्वेस्ट, क्योंकि अब स्टॉक इकट्ठा हो गया है फार्मर्स के पास। तो अब गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स से प्रोड्यूस खरीदेगी और उसको कहाँ स्टॉक करेगी, बफर स्टॉक, या फिर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राशन शॉप्स। ओके, डिफरेंस समझ आ रहा है, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड एमएसपी में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए दिया जाता है, दैट्स वेरी टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट, बट प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड एमएसपी थोड़ा मिलता जुलता है, पर उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है कि ये जो है बिफोर सोइंग सीजन अनाउंस होता है एंड वो प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो आफ्टर हार्वेस्ट अनाउंस होता है, क्योंकि टू बेनिफिट द फार्मर। और बट ये दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि फार्मर्स को स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन से बचाने के लिए उन्हें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है ना, एक मिनिमम प्राइस देने के लिए उनके प्रोड्यूस के लिए, ओके, और मोटिवेट करने के लिए उनके। So the government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices. तो ये 3 शब्द आने चाहिए आंसर में। अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स आफ्टर 1990s कौन से थे, तो फर्स्ट ये किसान क्रेडिट कार्ड एंड पेस हो जाएगा अपना, केसीसी एंड पेस, ऐसे याद करना। एंड सेकेंड विल बी योर वेदर बुलेटिन्स, जस्ट हाईलाइट कर लो ये, वेदर बुलेटिन्स, केसीसी एंड पेस, and these your minimum support price, remunerative and procurement prices। ठीक है, 3 पॉइंटर्स हो गए। now here we are to conclude our lecture। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन। टॉप कोर्सेज है ये हमारे कुछ जो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सीबीएसई के अलावा हम दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड को भी कवर करता है। यहाँ स्पोकन इंग्लिश, वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन फॉलो अस। ई बुक्स एंड ई नोट्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।